हेलो एवरीवन, वेलकम टू अड्डा 24/7 स्कूल। आई एम गौरव राव, योर मैथमेटिक्स मेंटर। तो बच्चों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम कर रहे हैं आपका चैप्टर नंबर 13 प्रोबेबिलिटी। और हमने लास्ट क्लासेस से, आपको पता है, हमने एनसीईआरटी के एक्सरसाइजेज को शुरू कर दिया था। आज की इस क्लास में हम आप पहुंचे हैं आपके एनसीईआरटी एक्सरसाइज 13.3 पर। ठीक है, ये पूरी की पूरी एक्सरसाइज आपको पता है बच्चों, बेस थ्योरम पर बेस्ड है। और मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूं कि बेस थ्योरम बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। बेस थ्योरम से रिलेटेड क्वेश्चन पक्का पूछा ही जाता है, मल्टीपल बार पूछा गया है, बोर्ड्स में भी, आपके स्कूल एग्जाम्स में भी, इवन जेईई तक के लिए हमारी बेस थ्योरम बहुत ही ज्यादा यूजफुल हो जाती है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज। थोड़ा सा दिमाग खुला रखोगे, एकदम सिंपल लगेगी। ठीक है, तो चलिए बच्चों शुरू कर लेते हैं। अनकंटेन 5 रेड और 5 ब्लैक बॉल। बेटा 5 रेड बॉल हैं, 5 ब्लैक बॉल हैं, टोटल हो गई आपके पास 10। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि एक बॉल निकाल रहे हैं आप, बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम, उसका कलर नोट कर रहे हैं हम और उसको वापस से अर्न में रख दे रहे हैं। और जिस कलर की बॉल आई उसी कलर की 2 एडिशनल बॉल्स को हम ऐड कर दे रहे हैं। ठीक है, 2 एडिशनल बॉल्स ऑफ द कलर ड्रोन आर एडेड। उसके बाद तुम्हें बताना है, उसके बाद एक बॉल निकाले तो सेकंड जो बॉल निकाल रहे हो वो रेड आए। तो बेटा पहले क्या है, 5 रेड है, 5 ब्लैक बॉल है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड या फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ब्लैक बॉल की बात करेंगे, दोनों ही केस में 5-5 है बेटा। तो 5 अपॉन टोटल है 10, मतलब 1/2 आ गई यहां पर। तो ये बात मेरी क्लियर हो गई। अब अगर पहली बॉल रेड आई थी तो हम क्या करेंगे, 2 रेड बॉल ऐड करेंगे। इफ 2 रेड बॉल्स आर एडेड, अगर आपने 2 रेड बॉल ऐड कर दी तो अब अन में क्या हो गया बेटा, 7 रेड 5 ब्लैक। भाई 7 रेड हो गई, 5 ब्लैक, टोटल 12 बॉल हो गई। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड क्या हो जाएगी, 7/12। क्लियर, यहां तक तो एकदम सिंपल है। अब बेटा पहली अगर ब्लैक निकली थी तो अब मैं 2 ब्लैक ऐड करूंगा। तो इफ 2 ब्लैक बॉल्स आर एडेड, अगर हम 2 ब्लैक बॉल एडेड कर रहे हैं तो क्या हो जा रहा है, 5 रेड और 7 ब्लैक। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ब्लैक बॉल, ब्लैक बॉल आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड चाहिए हमें। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड बॉल यहां पर क्या आएगी हमारी, ये आ जाएगी बेटा 5/12। इस बार 5 रेड है, टोटल 12 है, 5/12। अब आपको कह रहा है सेकंड बॉल रेड आने की, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सेकंड बॉल एज रेड। तो सेकंड बॉल रेड आने की प्रोबेबिलिटी, क्या क्या केस हो सकते हैं, फर्स्ट रेड आए और फिर उसके बाद सेकंड भी रेड आ जाए, ये केस हो सकता है। या फिर और पहली ब्लैक आए, फर्स्ट ब्लैक और बेटा सेकंड रेड आए, ये केस होगा। पहली रेड आए उसकी प्रोबेबिलिटी है 1/2 इंटू सेकेंड रेड, भाई 2 रेड ऐड कर दी तो सेकेंड रेड आने की अब हो गई 7/12, प्लस अगर पहली ब्लैक आई, पहली ब्लैक की बेटा 1/2, पहली ब्लैक आई तो ये वाला केस है, इसमें रेड आने की प्रोबेबिलिटी 5/12। यहां से एलसीएम लिया, 24 आया एलसीएम, 12 × 2 24, तो 7 + 5 12/24, आंसर आ गया 1/2। आंसर हो गया, ये एकदम सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 बैग हैं बेटा, फर्स्ट बैग में क्या है, 4 रेड 4 ब्लैक बॉल्स। ठीक है जी। सेकंड बैग में क्या कह रहा है बेटा, सेकंड बैग में कह रहा है 2 रेड 6 ब्लैक बॉल, 2 रेड 6 ब्लैक बॉल। ठीक है, अब इन दोनों में से किसी भी एक बैग में से मैं बॉल निकाल रहा हूं। ठीक है, तो दोनों बैग, भाई बैग 1 से निकालू या बैग 2 से निकालू। अगर मैं इवन इवेंट बोलता हूं फर्स्ट बैग को सेलेक्ट करने का, E2 इवेंट बोलता हूं सेकंड बैग को सेलेक्ट करने का, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन 2 बैग में से एक सेलेक्ट होना है या फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, दोनों ही क्या होगी हमारे पास 1/2। एक बैग सेलेक्ट करना है टोटल 2 में से, बढ़िया काम। अब ये कह रहे जो बॉल निकाली वो रेड आई, तो मतलब ए इवेंट मान लो रेड बॉल जो हम ड्रॉ कर रहे हैं, रेड बॉल ड्रोन का क्या क्या केस हो सकता है, ये रेड बॉल आपके बैग 1 से आ सकती है, रेड बॉल आपके बैग 2 से आ सकती है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग दिस रेड बॉल फ्रॉम बैग 1, बैग 1 में से रेड आने की प्रोबेबिलिटी बेटा, 4 रेड हैं, टोटल है 8, तो ये आ गई 1/2।
ऐसे ही प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड बॉल फ्रॉम बैग 2, गिवन है कि बैग 2 से, ये हम निकाल रहे हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो इसमें बेटा 2 रेड हैं, टोटल है 8, 2/8 1/4। अब हमें निकालना है कि जो रेड आई, हमें प्रोबेबिलिटी बतानी कि ये बैग 1 से आई, फर्स्ट बैग से आई, मतलब आपको निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 बाई ए। गिवन है कि वो बॉल रेड है और वो बैग 1 से आई, आपको ये प्रोबेबिलिटी बतानी है। बेस थ्योरम से प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 बाई ए क्या होती है? प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई E1 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई E2। ये बेस थ्योरम से आता है हमारा। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 हाफ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई E1 हाफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, ये ऊपर वाला ही, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 हाफ इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई E2 1/4। क्या आ गया यहां से बेटा? 1/4 अपॉन एलसीएम लिया 8 आ गया, तो 2 + 1 3/8। ठीक है, यहां से आपका ये 4 2 जा 8, आंसर आ गया यहां से 2/3। ठीक है, 2/3 आपका आंसर बन गया, एकदम सिंपल। यही बेस थ्योरम बार बार यूज करते जाऊंगा। आपको इवेंट लिख लेने हैं, फिर जो भी कह रहा है कि बॉल रेड आई उसको ए इवेंट मानना है, उसको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालनी है E1 के साथ E2 के साथ, और फिर आपको रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी निकाल देनी है। क्लियर है बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ऑफ द स्टूडेंट्स इन अ कॉलेज इट इज नोन दैट 60% रिजाइड इन अ हॉस्टल। इवन इवेंट मान लो हॉस्टल वाले बच्चों का। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, किसी भी बच्चे को सेलेक्ट करूं और वो हॉस्टल से हो, तो प्रोबेबिलिटी क्या है? 60% है, माने 60/100। ठीक है, नेक्स्ट बात, 40% आर डे स्कॉलर। E2 को मान लो डे स्कॉलर बेटा, तो किसी भी बच्चे को सेलेक्ट करूं और वो डे स्कॉलर निकले, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 40/100। ये आ गया आपका 0.6, ये आ गया आपका 0.4। क्लियर है? अब आगे क्वेश्चन को पढ़ते हैं। प्रीवियस ईयर रिजल्ट्स रिपोर्ट दैट 30% ऑफ द स्टूडेंट हु रिजाइड इन हॉस्टल अटेन ग्रेड ए, और 20% के हॉस्टलर का बेटर रिजल्ट दिख रहा है। 30% ए ग्रेड में आ रहे हैं, डे स्कॉलर्स में से 20% ए ग्रेड में आ रहे हैं। ठीक है, एट द एंड ऑफ ईयर 1 स्टूडेंट इज चूजन एट रैंडम। एक स्टूडेंट को हमने रैंडमली चूज किया और उसका ए ग्रेड था, तो ये ए इवेंट मान लो गेटिंग ग्रेड ए, गेटिंग ग्रेड ए। अब बताओ, ए ग्रेड वाला बच्चा हॉस्टल से हो, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? 30%। 30/100 माने 0.3। और यही ए ग्रेड वाला बच्चा डे स्कॉलर हो, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई E2, ये क्या है आपको पास? 20%। 20/100 मतलब 0.2। क्लियर है बेटा? ये है आपके पास। ठीक है, अब आपको कह रहा है वो एक बच्चा सेलेक्ट कर रहा है, उसका ग्रेड ए है, ये बताओ कि वो बच्चा हॉस्टल से था। ठीक है, तो गिवन है कि आपका भाई ए ग्रेड तो है, तो प्रोबेबिलिटी निकालनी है E1 बाई ए। ये क्या होगी बेटा? प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई E1 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई E1 प्लस दूसरा इवेंट प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई E2। क्लियर? वैल्यू पुट करना शुरू करो। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 0.6, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई E1 0.3 अपॉन ये तो सेम ही रहना है, E1 0.6 इंटू 0.3 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 0.4 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई E2, ये क्या आ गई? 0.2। यहां से क्या आ गया? 0.18 अपॉन बेटा 0.18 प्लस 4 to the 8 0.8, ये आ गया। ठीक है, अब यहां पे क्या बन गया आपका?
बेटा यहां पर क्या बना आपका 0.18 बाय ये 0.2 इंटू, अच्छा 0.08 बनेगा ना बेटा, ये क्या है 4/10 इंटू 2/10, 0.08 बना। ये आ गया आपका 0.26, पॉइंट से पॉइंट चला गया, 2 9 जा 18, 2 13 जा 9/13। क्लियर है? 9/13 आ गया बेटा। ये बोलो, ये 0.08 था, मैंने वो एक बार के लिए 0.8 लिख दिया था। 9/13 आपकी प्रोबेबिलिटी आ गई। एकदम सिंपल है, बेस थ्योरम फटाक से आंसर दे रही है। आपको बस पर्टिकुलर इवेंट का लिखते चले जाना है और आपके फाइनल आंसर आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इन आंसरिंग अ क्वेश्चन ऑन अ मल्टीपल एमसीक्यू टाइप का कोई टेस्ट हो रहा है। अ स्टूडेंट नोज द आंसर या गेस, या तो स्टूडेंट को आंसर पता है या स्टूडेंट गेस करता है। ठीक है भाई, अब लेट 3/4 बी द प्रोबेबिलिटी ही नोज द आंसर। इवन इवेंट लिया मैंने, वो जानता है आंसर को, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन क्या है आपके पास 3/4। E2 इवेंट लेता हूं कि वो गेस कर रहा है, जय माता दी कर रहा है। यहां पर तुम भी कई बार कर देते हो जय माता दी ए, जय माता दी सी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 क्या है 1/4 है। ये बात तो हुई। अब कह रहा है अज्यूमिंग दैट द स्टूडेंट हु गेसेस द आंसर विल बी करेक्ट। अच्छा एक बात बताओ, मैं ए इवेंट मानता हूं कि आंसर जो उसने लगाया वो करेक्ट है, आंसर इज करेक्ट। अब इसमें ध्यान से समझने की क्या बात है बेटा, कि आंसर करेक्ट हो बशर्ते वो जानता था। अब बेटा जानता ही था आंसर तो पक्का करेक्ट होगा, प्रोबेबिलिटी इसकी तो आएगी 1, है ना। तुम पढ़ के गए हो मेरे से तो तुम्हें तो आंसर आता ही होगा, तो प्रोबेबिलिटी आ गई 1 यहां पर। अच्छा अब गैस करे और आंसर सही निकले, गैस करा और आंसर सही निकला, ठीक है, इसकी प्रोबेबिलिटी आपको गिवन है 1/4। क्लियर? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट नोज द आंसर गिवन दैट आंसर इज करेक्ट। आंसर उसका करेक्ट आ गया, अब हमें बताना क्या प्रोबेबिलिटी थी कि उसको आंसर आता था। तो आपको बताना प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 बाई ए, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई E1 अपोन प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू, बेटा हर बार ये फॉर्मूला तुम्हें लिखना ही है बाय बेस थ्योरम, ऐसे लिख के। सब्जेक्टिव पेपर है, तुम्हें ये लिखना ही पड़ेगा बाय बेस थ्योरम, और फिर ये फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। समझ रहे हो मेरी बात? इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई E2। वैल्यू पुट करना शुरू करो बेटा। E1 की 3/4 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई E1 आ गई 1, तो ये तो 3/4 इंटू 1 तो 3/4 ही हो गया, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 1/4, और गैस करा और सही आया इसकी 1/4। 3/4 अपॉन 16 LCM आ गया बेटा, 4 4 जा 12 प्लस 1 13, ये आ गया। ठीक है, यहां से बेटा आंसर निकालोगे तो क्या आएगा, आंसर निकालोगे 3/4 इंटू 16/13, 4 4 जा 12/13 आंसर हो गया आपका। क्लियर? 12/13 यहां पर आपका आंसर आ गया। एकदम सिंपल है। देखो डायरेक्ट क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ते जा रहा हूं, बेस थ्योरम लगाते ही मेरा आंसर आते चले जा रहा है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अ लेबोरेटरी ब्लड टेस्ट इज 99% इफेक्टिव इन डिटेक्टिंग अ सर्टेन डिजीज। मतलब हम कोई टेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो 99% इफेक्टिव है कि वो डिटेक्ट कर ही लेगा। हाउएवर द टेस्ट ऑल्सो यील्ड अ फॉल्स पॉजिटिव, कि जिन लोगों को बीमारी नहीं भी है ना, उनमें से भी 0.5% को वो दिखा देता है कि इसको बीमारी है। ठीक है, इफ अ हेल्दी पर्सन इज टेस्टेड देन विद द प्रोबेबिलिटी 0.05% द टेस्ट विल इंप्लाई ही हैज द डिजीज। इफ 0.1% ऑफ द पॉपुलेशन एक्चुअली हैज द डिजीज, तो इवन इवेंट मानो बेटा कि पर्सन हैज द डिजीज, तो कितने लोगों को डिजीज है, ओनली 0.1% लोगों को। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 जो है ये हो गई 0.1 अपॉन 100, मतलब 0.001 हो गई। ठीक है,
E2 इवेंट लो बेटा कि डिजीज नहीं है, नॉट हैव द डिजीज, किन लोगों को डिजीज नहीं है, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 ये हो जाएगी 1 माइनस हैव द डिजीज, मतलब 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, 1 माइनस 0.001 करा, ये आ गई 0.999। क्लियर, इतना तो काम सिंपल हो गया मेरा। अच्छा, अब आगे पढ़ते हैं कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द पर्सन हैज द डिजीज गिवन दैट हिज टेस्ट रिजल्ट इज पॉजिटिव। टेस्ट रिजल्ट आपका पॉजिटिव आ रहा है, ए इवेंट मानो कि टेस्ट इज पॉजिटिव, ठीक है बेटा, ए इवेंट है हमारा कि टेस्ट हमारा पॉजिटिव आ रहा है। अब बेटा एक बात बताओ, टेस्ट पॉजिटिव है और सच्ची में डिजीज हो इवन, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, इसकी प्रोबेबिलिटी है 99% कि बीमारी है तो 99% बार डिटेक्ट कर लेगा, 99/100, ये आ गई 0.99। दूसरी बात कि टेस्ट पॉजिटिव आ जाए और बीमारी नहीं थी, ठीक है बेटा, टेस्ट तो पॉजिटिव आ गया लेकिन बीमारी नहीं थी, तो कितने लोगों के साथ ऐसा हो रहा है, 0. If a healthy person is tested then with the probability 0.005, 0.005 आपकी प्रोबेबिलिटी आ गई कि टेस्ट पॉजिटिव आ गया, उसको बीमारी थी भी नहीं। अब हमें बताना है कि टेस्ट पॉजिटिव तो आ चुका कि उन लोगों को बीमारी थी कि नहीं थी, तो आपको बताना है प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 बाई ए। ये क्या होगा बेटा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 बेस थ्योरम लगा रहा हूं इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई E1 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई E2। वैल्यू पुट करना बेटा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 क्या 0.001, 0.001 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई E1 क्या 0.99 अपॉन, ये तो सेम E1 वाला तो 0.001 इंटू 0.99 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 क्या बेटा 0.999, 0.999 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई E2 क्या 0.005, 0.005। इसकी कैलकुलेशन कर लेना, ठीक है, कैलकुलेशन का काम आप लोगों का है ना, सब खाना परोस दिया है, खाना तो खुद से ही पड़ेगा ना, तो ये आपका आंसर आ जाएगा इसकी कैलकुलेशन करोगे तो। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं बेटा। देयर आर 3 कॉइन्स, ठीक है, 1 इज 2 हेडेड कॉइन कि दोनों तरफ हेड है, इवन इवेंट लिया मैंने 2 हेडेड कॉइन का, ठीक है जी। अच्छा, अनदर इज बायस्ड कॉइन, E2 इवेंट मैंने ले लिया इस बायस्ड कॉइन का। क्लियर, और बेटा थर्ड इज अनबायस्ड कॉइन, थर्ड कॉइन शरीफ बच्चा है, ये अनबायस्ड कॉइन है, ठीक है। अब इनमें से एक को सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी बेटा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, टोटल 3 में से एक सेलेक्ट कर रहा हूं, ये भी 1/3 होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 भी क्या होगी 1/3 होगी, और बेटा प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 भी क्या होगी आपकी 1/3 होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। इवेंट कह रहा है कि वन ऑफ द 3 कॉइन्स इज चोजन एट रैंडम एंड टॉस, इट शोज हेड, तो ए इवेंट मान लो कॉइन शोज हेड, ठीक है। अब बताओ बेटा E1 कॉइन ने हेड शो किया हो, आपको बताना है कि प्रोबेबिलिटी क्या है कि जो E1 पे हेड आए, ठीक है, तो आपको बतानी है प्रोबेबिलिटी ऑफ, पहले देखो कि मैं E1 ले रहा हूं और E1 पे बेटा दोनों ही हेड हैं, तो E1 को कभी भी उछालोगे हमेशा ही हेड आएगा, ठीक है। E1 पे हेड आने की प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई E1 की जो हेड आया वो E1 से था, तो ये तो 1 होगी, हमेशा हेड ही देगा ये कॉइन तो। अच्छा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई E2 कि E2 में से हेड आए, अब E2 बायस्ड कॉइन है, 75% टाइम हेड आता है, मतलब A बाई E2 होगी 75/100, मतलब 3/4। अच्छा, E3 अनबायस्ड था,
तो अनबायस्ड हेड देने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी बेटा? भाई अनबायस्ड में तो हाफ होती है, हेड आने की हाफ होती है, टेल आने की 1/2। अब आपको बताना कि हेड तो ऑलरेडी आ गया, ये बताना कि टू हेडेड कॉइन मतलब इवन का था। आपको बतानी है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन बाय ए, ये बतानी है। ये क्या होगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन 1/3 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई इवन इंटू 1 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन 1/3 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई इवन 1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 1/3 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई E2 3/4 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 1/3 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई E3 1/2। 3 इवेंट है तो यार नीचे 3 का सम आ जाएगा बेटा, 4 होते 4 का आ जाता। ठीक है, इसकी कैलकुलेशन कर लेना। ऊपर आ गया 1/3, नीचे 1/3 को कॉमन अगर ले लूं तो 1 + 3/4 प्लस 1/2। अब इसको सिंप्लीफाई कर देना, ये कैलकुलेशन बिल्कुल सिंपल तुम्हारे लिए छोड़ दिए मैंने। इतना सा काम तुम लोग करोगे, एकदम सिंपल था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं बेटा। एन इंश्योरेंस कंपनी इंश्योर 2000 स्कूटर ड्राइवर, 4000 कार ड्राइवर, 6000 ट्रक ड्राइवर। इवन इवेंट मानो बेटा स्कूटर ड्राइवर्स का, ठीक है, पता चल गया मेरे को। E2 इवेंट मानो कार ड्राइवर्स का, E3 इवेंट मानो ट्रक ड्राइवर्स का। चलिए जी, अब इनमें से सेलेक्ट करना है, तो स्कूटर वाले को सेलेक्ट करूं। टोटल कितने हैं? 2 4 6 और 6 12, टोटल है बेटा 12,000 ड्राइवर्स। तो स्कूटर वाला ड्राइवर कोई मैं चूज करूं तो 2000 अपॉन 12,000, मतलब यहां से 2/12 आ गया 1/6। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 4000 अपॉन 12,000 बेटा, 4000 अपॉन 12,000 मतलब 1/3। ठीक है, E3 इवेंट कोई ट्रक ड्राइवर लूं 6000 अपॉन 12,000 मतलब 1/2। अच्छा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन एक्सीडेंट, तो ए इवेंट ले लो एक्सीडेंट की। अब बेटा एक्सीडेंट हो स्कूटर ड्राइवर का, इसकी प्रोबेबिलिटी तुम्हें दी है 0.01। एक्सीडेंट हो कार ड्राइवर का, इसकी प्रोबेबिलिटी 0.03। ठीक है, एक्सीडेंट हो ट्रक ड्राइवर का, इसकी प्रोबेबिलिटी है बेटा 0.15। तो एक पर्सन, वन ऑफ द इंश्योर्ड पर्सन मीट्स विद एन एक्सीडेंट, किसी भी एक का एक्सीडेंट हो गया, हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है कि वो स्कूटर ड्राइवर ही था। तो आपको बताना है प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 बाय ए। एक्सीडेंट हो चुका, अब आपको बतानी प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 बाय ए। तो क्या होगी प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 1/6 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई E1 0.01 अपॉन 1/6 इंटू 0.01 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 आपका क्या है 1/3 इंटू बेटा 0.03 प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई E2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 1/2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई E3 0.15। क्लियर? ये आपका दे देगा आंसर। इसकी कैलकुलेशन तुम लोग कर लेना। कैलकुलेशन करके मेरे को पक्का से कमेंट सेक्शन में आंसर लिख के बताओगे कि सर हमारा ये आंसर आ रहा है। ठीक है, कैलकुलेशन करके मेरे को आंसर चाहिए ही चाहिए। नेक्स्ट देखो बेटा, अ फैक्ट्री हैज 2 मशीन A एंड B। पास्ट रिकॉर्ड शोज मशीन A प्रोड्यूस 60% ऑफ द आउटपुट, मशीन B प्रोड्यूस 40% ऑफ द आउटपुट। मैं कोई भी प्रोडक्ट लूं, E1 लूं मैं मशीन A का, कि आउटपुट जो मशीन A से है, E2 इवेंट लूं मैं मशीन B का बच्चे। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 कि प्रोडक्ट E1 का हो, 60% E1 के हैं तो 60 अपॉन 100 0.6। प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 मशीन B का प्रोडक्ट होने की क्या प्रोबेबिलिटी है 40%, 40 अपॉन 100 0.4। अच्छा, फर्दर 2% ऑफ द आइटम प्रोड्यूस्ड बाय मशीन A एंड 1% आर डिफेक्टिव। ए इवेंट मान लो डिफेक्टिव प्रोडक्ट होने का। अब ये डिफेक्टिव आपकी
वन ने प्रोड्यूस किया है, डिफेक्टिव प्रोडक्ट मशीन वन ने प्रोड्यूस किया है, इसकी प्रोबेबिलिटी है 2%, तो 2/100 0.02, ठीक है। और यही डिफेक्टिव प्रोडक्ट आपकी मशीन 2 ने प्रोड्यूस किया है, ठीक है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है आपके पास 1%, 1/100 मतलब 0.01। अब आपने एक प्रोडक्ट, सारे में से एक प्रोडक्ट सेलेक्ट किया और ये डिफेक्टिव मिल गया, क्या प्रोबेबिलिटी है कि ये मशीन बी से बना होगा? मतलब आपको बताना है डिफेक्टिव तो है पर मशीन बी से हो, मशीन बी E2/A, डिफेक्टिव है मशीन। इस बार क्या करोगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2 अपॉन, नीचे तो तुम्हारा सबका समेशन ही आता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2। अब बेटा जल्दबाजी में ऊपर ये 1 वाली वैल्यू पुट मत कर देना, इस बार E2 वाला है, तो 0.4 इंटू 0.01 अपॉन 0.6 इंटू 0.02 प्लस 0.4 इंटू 0.01। कैलकुलेशन करना, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? एकदम सिंपल था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 2 ग्रुप्स आर कंपीटिंग फॉर अ पोजीशन ऑन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। 2 ग्रुप है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के लिए कंपीट कर रहे हैं, ठीक है। द प्रोबेबिलिटी दैट द फर्स्ट एंड सेकंड ग्रुप विल विन, तो इवन मान लिया फर्स्ट ग्रुप जीते, ठीक है, फर्स्ट ग्रुप जीते, इसकी प्रोबेबिलिटी तुम्हें दी हुई है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 दी है बेटा 0.6। E2 मान लो सेकंड ग्रुप जीतता है, सेकंड ग्रुप विन, इसकी प्रोबेबिलिटी दी हुई है 0.4। अब फर्दर इफ फर्स्ट ग्रुप विंस द प्रोबेबिलिटी ऑफ इंट्रोड्यूसिंग न्यू प्रोडक्ट इज 0.7। मैं इवेंट ले लेता हूं कि न्यू प्रोडक्ट इज इंट्रोड्यूस्ड, ठीक है, ये नया प्रोडक्ट जो है ये इंट्रोड्यूस हो रहा है। अब आपका बच्चे A1 इज E1, मतलब फर्स्ट ग्रुप इस नए प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस कर रहा है, A/E1 इसकी प्रोबेबिलिटी है 0.7, और सेकेंड ग्रुप इस प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस कर रहा है A/E2, ये आपको दिए 0.3, ठीक है। अच्छा, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट न्यू प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस, की नया प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस तो हो गया, आपको बताना है कि वो सेकेंड ग्रुप ने इंट्रोड्यूस करा हो, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ E2/A बताना है। तो ऊपर क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 0.4 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2 0.3 अपॉन ये इंटू ये 0.6 इंटू 0.7 प्लस दिस इंटू दिस 0.4 इंटू 0.3। ये करना कैलकुलेशन, आपका आंसर आ जाएगा। एकदम सिंपल दिख रहा है? बोलो भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सपोज अ गर्ल थ्रोज अ डाई, एक लड़की ने डाई फेंका, इफ सी गेट्स 5 और 6 सी टॉसेज अ कॉइन 3 टाइम्स। अगर उसके पास 5 और 6 आ गया तो इवन इवेंट मैंने ले लिया कि 5 या 6 आए, और बेटा प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन यहां से क्या आ जाएगी, टोटल 6 आउटकम में से 5 या 6 आना है, 2/6 मतलब 1/3। अच्छा, E2 इवेंट ले लो 1 2 3 4, E2 इवेंट ले लेते हैं 1 2 3 4, ठीक है। तो E2 के होने की प्रोबेबिलिटी क्या है भाई, 4 नंबर टोटल 6 आउटकम में से 4/6 मतलब 2/3। क्लियर है? अब देखो, अगर उसके पास 5 या 6 आया तो वो एक कॉइन को 3 बार उछालेगी और नोट करेगी कि नंबर ऑफ हेड्स कितने हैं। 1 2 3 4 आया तो कॉइन को बस एक बार उछालेगी, ठीक है, और हेड या टेल नोट करेगी। इफ सी ऑब्टेन्ड एग्जैक्टली 1 हेड, तो ए इवेंट लेना एग्जैक्टली 1 हेड आने का, एग्जैक्टली 1 हेड, ठीक है। अब आप बताना प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1,
कि एग्जैक्टली 1 ऐड हो, बशर्ते 5 6 आया था। 5 6 आया था तो उसने कोई 3 बार उछाला था। 3 बार का सैंपल स्पेस हेड 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 हो सकता है, हेड हेड टेल, हेड टेल टेल और हेड टेल हेड। इसके अलावा टेल टेल टेल, टेल टेल हेड, टेल हेड हेड, टेल हेड टेल, ये आउटकम है। एग्जैक्टली 1 हेड, एक तो ये है, एक ये है, एक ये है। 3 बार एग्जैक्टली 1 हेड दिख रहा है बेटा मेरे को। तो a बाई E1 इस केस में एग्जैक्टली 1 हेड 3 बार, टोटल आउटकम 8। ये बात समझ आई? इस क्वेश्चन में यही ट्रिक थी बस भाई। उसने 5 6 आ गई। अब 5 6 वाले इवेंट के बाद तुम्हारा क्या हो रहा हो कि एग्जैक्टली 1 हेड आया हो। एक ये केस है, एक ये केस है, एक ये केस है, तो प्रोबेबिलिटी होगी 3/8। अब एग्जैक्टली 1 हेड आया हो E2 के बाद, तो बेटा इस बार तो कोइन एक ही बार उछाल रही है, तो एक के बार एग्जैक्टली 1 हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/2 है। क्लियर हुई ये बात? अब तुम्हें बताना है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी C3 1 2 3 और 4 विद द डाई। अब आपको बतानी है प्रोबेबिलिटी ऑफ उसका एग्जैक्टली 1 हेड तो आ गया, और बताना है आपको कि ये वाला इवेंट हुआ 1 2 3 4 वाला हुआ, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 बाई A। तो यहां पर क्या आएगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई E2 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई E2। ये हुआ हो। वैल्यू पुट करना शुरू करो। E2 की प्रोबेबिलिटी बेटा 2/3, प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई E2 1/2 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 1/3 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई E1 3/8 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 आपके पास 2/3, प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई E2 1/2। कैलकुलेशन करना बेटा, इसका आंसर आ जाएगा। इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देख लो भाई, ठीक है? इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देख लो। इसमें बस ये वाला सोचने का काम था, बाकी तो फिर बेज थ्योरम से फॉलो कर ही रहा है। क्लियर? बेज थ्योरम से बाकी तो पूरा यू का यू फॉलो कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आए। देख लिया सबने ये, इस क्वेश्चन को एक बार आप समझ लिया है। क्लास एंड होते ही इसको फिर से खुद से जाके करना, सारे ही क्वेश्चन करा करो, पर इसको तो इमीडिएट पहला क्वेश्चन यही अटेम्प्ट करना तुम। नेक्स्ट देखो, अ मैन्युफैक्चरर है 3 मशीन्स A B एंड C। ठीक है, मशीन ऑपरेटर्स हैं, मशीन ऑपरेटर A B एंड C। फर्स्ट ऑपरेटर A प्रोड्यूसेस 1% डिफेक्टिव आइटम्स, सेकेंड पर्सन B जो है वो 5% डिफेक्टिव बनाता है, C 7% डिफेक्टिव आइटम बनाता है। A is on the job for 50% of the time, B 30% of the time, C 20% of the time। तो इवन इवेंट है कि भाई A ने प्रोडक्ट बनाया हो, ठीक है? तो A was on the job, A was on the job। E2 इवेंट B जॉब पर था, ठीक है? E3 इवेंट C आदमी जॉब पर था, है ना? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 50% है, 50/100 1/2। प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, या फिर इसको लिख लेता हूं मैं 0.5। प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 कि E2 जॉब पर हो 30%, 30/100 0.3। क्लियर? प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 जॉब पर होने की प्रोबेबिलिटी 20/100 0.2। क्लियर? A इवेंट ले, A तो चलो इसमें नाम आ रहा है तो मैं X ले लेता हूं। X इवेंट ले लो डिफेक्टिव प्रोडक्ट होने का, डिफेक्टिव प्रोडक्ट होने का X इवेंट ले लिया। अब ये डिफेक्टिव प्रोडक्ट A ने बनाया हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ X बाई E1, A का डिफेक्टिव बनाने का चांस है 1%, तो 1/100 0.1। ये डिफेक्टिव प्रोडक्ट B ने बनाया हो, ठीक है? इसका डिफेक्टिव बनाने का चांस है बेटा 5%, 5/100 0। अच्छा ये 0.01, ये 0.01 हो गया बेटा, ये 0.05 हो गया।
और ये डिफेक्टिव प्रोडक्ट सी ने बनाया हो x/E3, ठीक है, सी के बनाने के चांस है 7%, 7/100 0.07। क्लियर है। अब आपको बताना है डिफेक्टिव आइटम इज प्रोड्यूस की डिफेक्टिव बन गया, क्या चांस है कि वो ए ने बनाया होगा, मतलब आपको बताना है प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 बाय एक्स। तो E1 बाय एक्स, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 0.5 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ x बाई E1 0.01 अपॉन 0.5 इंटू 0.01 प्लस 0.3 इंटू 0.05 प्लस बेटा क्या हो रहा है 0.2 इंटू 0.07। कैलकुलेशन करना, आपका आंसर आ जाएगा। 3 है तो 3, 2 है तो 2, हम फटाफट से आंसर निकाल लेंगे। क्लियर है। नेक्स्ट, अ कार्ड फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड इज लॉस्ट। ताश की गड्डी थी 52 कार्ड की, एक कार्ड गुम हो गया। चलिए जी, गुम हो गया तो फ्रॉम द रिमेनिंग कार्ड ऑफ द पैक 2 कार्ड आर ड्रॉन। जो 51 कार्ड बचे, एक लॉस्ट हो गया तो 51 बचे, उनमें से 2 कार्ड निकाले और दोनों ही डायमंड थे, दोनों ही डायमंड थे। अब आपको प्रोबेबिलिटी बतानी कि लॉस्ट कार्ड जो गुम हुआ वो भी डायमंड था। ठीक है, तो इवन इवेंट लेते हैं हम चूजिंग अ डायमंड। भाई टोटल कार्ड में से हम क्या कर रहे हैं, एक डायमंड को चूज कर रहे हैं। ठीक है, E2 इवेंट लेते हैं हम नॉट चूजिंग अ डायमंड। क्लियर, कि हम जो चूज कर रहे हैं वो डायमंड नहीं है। अच्छा भाई, अब डायमंड को चूज करने की प्रोबेबिलिटी तुम्हारे पास क्या है बेटा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, डायमंड होते हैं टोटल 13, टोटल कार्ड है 52, मतलब 1/4। ठीक है, डन। नॉट चूजिंग अ डायमंड, तो क्या कर लू, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 कर लू, या रिमेनिंग कार्ड 39 है तो 39/52 लिख लू। मैं ले लेता हूं 1 माइनस 1/4, यहां से आ गया ये 3/4। 39/52 करते तो भी 3/4 आता। ठीक है, अब ए इवेंट मानो लॉस्ट कार्ड का, जो कार्ड लॉस्ट हुआ है उसका इवेंट मानते हैं। अब हम बात कर रहे हैं कि जो लॉस हुआ है वो डायमंड का हो। ठीक है बेटा, लॉस होने पर अब डायमंड का कार्ड हो, इसकी प्रोबेबिलिटी देखते हैं, और लॉस होने पर हम चूज करें नोट डायमंड का। तो अगर कार्ड लॉस हो गया ए अपॉन और फिर डायमंड चूज हो, अब बेटा ध्यान से देखना, डायमंड, अगर डायमंड लॉस्ट हो गया, लॉस्ट कार्ड क्या है, डायमंड है अगर, ठीक है, तो डायमंड बचे 12, उनमें से 2 चूज करने हैं, 12C2 अपॉन, बेटा कार्ड तो 51 बचे थे, 51C2। क्लियर। लॉस्ट कार्ड आपका दूसरी प्रोबेबिलिटी देखते, A/E2 देखते हैं हम, कि जो लॉस हुआ है वो बेटा डायमंड नहीं था। उस केस में डायमंड को, आपको ये क्या हो जाएगा, उस केस में अगर डायमंड को चूज करने की प्रोबेबिलिटी देखोगे तो ये आ जाएगा 13C2 अपॉन 51C2 हो जाएगा। राइट, बोलो भाई, क्लियर है ये बात, ध्यान से समझना इसको, कि मेरा डायमंड लॉस हुआ, ठीक है, उस केस में डायमंड चूज कर रहे हैं तो 12C2, डायमंड लॉस नहीं हुआ, उस केस में डायमंड चूज कर रहे हैं तो 13C2। अब तुम्हें बताना है प्रोबेबिलिटी ऑफ कि जो लॉस हुआ है वो भी डायमंड है। तो लॉस तो हो गया, अब वो डायमंड है कि नहीं, E1/A बतानी है आपको। ठीक है, इसकी कैलकुलेशन करोगे तो क्या आएगा, 12 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 10 फैक्टोरियल अपॉन 51 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 49 फैक्टोरियल। ठीक है बेटा, इसको अगर मैं सोल्व करने जाऊं, यहां पर कर देता हूं 12 इंटू 11 इंटू 10 फैक्टोरियल गायब कर दिया। ठीक है, मैं लिख नहीं रहा हूं, 10 फैक्टोरियल से 10 फैक्टोरियल गायब कर देता हूं डायरेक्ट ही, अपॉन 2 फैक्टोरियल तो 2 होता है, इंटू, अब बेटा ये देखो 49 फैक्टोरियल गायब होगा, 2 ऊपर जाएगा, अपॉन 51 इंटू 50, 2 से 2 चला गया बेटा। ठीक है,
2 6 जा 12, 225, क्लियर। 3 2 जा 6, 3 17 जा, तो 22 अपॉन 25 7 175, 17 25 25, 22 अपॉन 425, ठीक है, ये आ गई। ऐसे ही इसको सोल्व कर लेना, 22 अपॉन 425, ये आ गई। इसको सोल्व करोगे तो ये क्या होगा, 13 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 11 फैक्टोरियल इंटू बेटा नीचे क्या हो जाएगा 51 फैक्टोरियल, ऊपर आ जाएगा 2 फैक्टोरियल इंटू 49 फैक्टोरियल। इसको सिंप्लीफाई करेंगे 2 फैक्टोरियल से तो 2 फैक्टोरियल चला जाएगा, ये बचेगा 13 इंटू 12, 13 इंटू 12 अपॉन ये बचेगा 51 इंटू आपका 40 ना 51 इंटू 50, 3 4 जा 3 17 जा, 2 2 जा 225 जा, तो ये आ गया 26 अपॉन 425, 26 अपॉन 425 आ गया। ये सारी वैल्यूज पुट कर देंगे हम। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन 1/4, ए बाई इवन 22/425 अपॉन 1/4 इंटू 22/425 प्लस 3/4 इंटू बेटा 26/425, इसकी कैलकुलेशन कर देना, आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। क्लियर है, समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलें। प्रोबेबिलिटी दैट ए स्पीक ट्रूथ इज 4/5, ठीक है, इवन मान लेते हम स्पीक द ट्रूथ, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन क्या है 4/5 है, भाई वो सच बोल रहा है 4/5 है। E2 नॉट स्पीक द ट्रूथ, नॉट स्पीक द ट्रूथ, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन, तो 1 माइनस 4/5, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 हो जाएगी 1 माइनस 4/5, यहां से आ जाएगी आपकी 1/5, ठीक है। A reports that head appears, the probability that actually there was head, तो बेटा ये कह रहा है कि ए ने बोला मेरे पास हेड आया है, तो यहां पर तुम प्रोबेबिलिटी ले लो ए हेड आने की, हेड अपीयर्स, ठीक है। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई इवन निकाल ले, अगर ए बाई इवन अगर प्रोबेबिलिटी निकालोगे बेटा, तो सच बोले या झूठ बोले हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 रहेगी। भाई सच बोल रहा है तो भी हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 है, झूठ बोल रहा है तो भी हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है 1/2। अब तुम्हें बताना है कि एक्चुअली देयर वाज हेड, कि हेड तो आ चुका, आपको बताना है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन बाई ए, हेड तो उसने बता दिया, अब सच्ची में हेड था, तो क्या आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन 4/5 इंटू 1/2 अपॉन 4/5 इंटू 1/2 प्लस 1/5 इंटू 1/2, यहां से क्या आ जाएगा 4/10 अपॉन बेटा 1/2 कॉमन ले लोगे, 4/5 प्लस 1/5 करोगे तो वो 1 ही हो जाएगा, यहां से क्या आ जाएगा 4/10 इंटू 2, यहां से आ जाएगा 8/10, मतलब आपका आंसर आ रहा है 4/5, ठीक है बेटा। तो हमारा क्या आंसर आ गया यहां पर 4/5 ए ऑप्शन। नेक्स्ट, ए एंड बी आर टू इवेंट सच दैट ए इज सबसेट ऑफ बी एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज नॉट इक्वल टू 0, देन विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी की बात कर रहे हैं। अब देखो बेटा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी क्या होता है, ये होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अच्छा, ए बच्चों यहां पर सबसेट है बी का, ऐसे है बी और ये है ए, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा ए ही हो जाएगा, तो ये बन गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ठीक है, ये बन गया मेरा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी आई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी, तो ये ऑप्शन तो हो नहीं सकता क्योंकि इसमें उल्टा लिखा है, ये ऑप्शन नहीं है। अच्छा, अब कह रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नॉट इक्वल टू 0 है, बहुत बढ़िया बात है। अब मैं जान रहा हूं बेटा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी लेस देन इक्वल टू 1 होगी। भाई प्रोबेबिलिटी किसी भी चीज की हो 0 से 1 के बीच में लाई करे, 0 तो है नहीं है, तो लेस देन इक्वल टू 1 होगी और 0 से बड़ी होगी।
1 बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी करोगे तो ये आ जाएगी आपकी ग्रेटर देन इक्वल टू 1। 1 बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी करा मैंने, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 आ गई। दोनों तरफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए से मल्टीप्लाई कर दिया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी क्या है मेरी, ये है, ठीक है। तो इसको मैंने क्या लिख दिया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। ये रहा तुम्हारा आंसर। क्लियर बेटा, एकदम सिंपल है। ये थी आपके एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 13.3 जो कि आपकी बेस्ड थी बच्चों बेस थ्योरम पर, बहुत इंपॉर्टेंट थी, ध्यान से कर लेना। तो अड्डा 24/7 के चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मैं लगातार आपके लिए क्लासेस लेके आ रहा हूं। तब तक के लिए बेटा थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।